डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ध्यान से देखिए, रुदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैसा किया था और कैसे बताया था इसके स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस तरह होगा। ओके, जबकि हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़े कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल ये बोलता है कि एटम जो है स्फीयर होता है पॉजिटिव चार्ज का। किसका? पॉजिटिव चार्ज। ओके, लेकिन रुदरफोर्ड ने क्या किया, क्या उस एटम में से अल्फा पार्टिकल को स्कैटर्ड किया, पास किया। ओके, जब वहां पर अल्फा पार्टिकल पास हुए तो उसमें से मैक्सिमम मतलब 99.9% अल्फा पार्टिकल उस एटम में से पास हो रहे थे और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है स्कैटर्ड हो रहे थे अलग अलग एंगल पर। ओके, और वेरी फ्यू मतलब 20,000 अल्फा पार्टिकल अगर पास होते हैं तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो रिटर्न बैक आ रहा था 180 के एंगल पर। तो इसका मीनिंग ये है कि एटम के अंदर मैक्सिमम होलो स्फीयर प्रेजेंट था। ओके, तो ध्यान से देखिएगा अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ध्यान से देखिएगा रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा पार्टिकल्स, ध्यान से देखिए, अल्फा पार्टिकल्स इसका चार्ज होता है +2, यस सर, और इसका मास होता है 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट या फिर 4 ME, ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखिएगा अल्फा पार्टिकल हीलियम मान लीजिए, यस सर, ओके, जिसके पास में 2 प्रोटॉन, कितने? 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं जो ऊपर लिखे हमने, यस सर, ये एटॉमिक मास। ठीक है, ध्यान से देखिए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसने यहां पर इस्तेमाल किया था सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ओके, अब अल्फा पार्टिकल को इसने पास किया, सुनिए आप ध्यान से, अल्फा पार्टिकल को इसने पास किया इस तरह। क्या यहां पर उसने पहले एक गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया? किसका? यहां पर उसने सबसे पहले एक गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया, यस सर। ठीक है, देखिए गोल्ड फॉइल का कैसे इस्तेमाल किया बताने की कोशिश करता हूं। ये है गोल्ड फॉइल, यस सर। ठीक है, अब इस गोल्ड फॉइल का देखिए, ये एक थिन शीट होता है, थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल। कितना इसका, देखिए कितना थिन होगा ये होगा 100 nm, यस सर, इतना थिन शीट होगा, यस सर। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहां पर उसने कुछ इस तरह यू ट्यूब में, यू शेप में फ्लोरेसेंट लगाया। चलिए थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं, यस, इसको यहां तक के टिका देंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस तरह उसने यहां पर एक जिंक सल्फाइड की प्लेट का इस्तेमाल किया। किसकी? जिंक सल्फाइड की प्लेट का सब उसने यहां पर इस्तेमाल किया। यह है ZNS फ्लोरेसेंस। ओके, और यहां पर गोल्ड की एक थिन शीट का इस्तेमाल किया। ओके, यहां से क्या हो रहा? अल्फा पार्टिकल सर यहां से स्कैटर्ड हो रहे। ओके, जब अल्फा पार्टिकल यहां से स्कैटर्ड हो रहे थे तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है ये अनडेविएटेड या फिर अनडिफ्लेक्टेड, ओके, अनडिफ्लेक्टेड ये पास हो रहे थे सीधा, मान लीजिए एक थिन शीट इस्तेमाल किए और वहां से अल्फा पार्टिकल लिए, सुनिए अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल ये इसके आर पार चले जा रहे थे और कितने जा रहे थे? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर, ओके, अनडिफ्लेक्टेड। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉल में से पास हो रहे थे। देखिए इसने गोल्ड फॉल का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि रुदरफोर्ड एक ये रिच पर्सन था। ओके, और ये एक्सपेरिमेंट कब का है? 1909 का। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसने यहां से अल्फा पार्टिकल पास किया तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल उस एटम में से पास हो रहे थे। ओके, जबकि थॉमसन का ये कहना था क्या? एटम इज अ, है ना, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज।
अगर एटम ये पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता तो यहाँ से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हो नहीं सकते थे, वो रिटर्न बैक आ जाना चाहिए था मैक्सिमम। यस सर, लेकिन यहाँ से अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम पास हुए। ओके, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है देखिए आप ध्यान से, ये एक छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ओके, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है छोटे एंगल पर ये डिफ्लेक्ट हो रहे थे, मतलब बिलो देन 90 डिग्री। यस सर, स्मॉल एंगल पर। और वेरी फ्यू, मतलब 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल उन्होंने काउंट भी करके बताया, जो देखिए अनडेविएट हो रहा था, मतलब 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ये रिटर्न बैक आ रहा था। ओके, ध्यान से देखिए यहाँ पर, मतलब उन्होंने करोड़ों पार्टिकल का इस्तेमाल किए होंगे इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो यहां से इनका थोड़ा सा डाउट ये बढ़ा, सुनिए, क्या एटम अगर पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर रहता तो इतने सारे पार्टिकल यहां से डेविएट नहीं हो सकते थे। ओके, ध्यान से देखिए, अगर ये अल्फा पार्टिकल, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर एटम में होलो स्फीयर नहीं होता तो मैक्सिमम पार्टिकल पास नहीं हो सकते थे। ओके, अल्फा पार्टिकल कौन से है? अल्फा पार्टिकल ये होते हैं बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कंटिन्यू रेडिएशन रिलीज करते हैं। यस, ओके, अब इस पार्टिकल को कहां से पास किया उसने? सर, इस पार्टिकल को पास किया उसने गोल्ड फॉइल में से। यस, ओके, तो ध्यान से देखिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम कि 99.9% आर अनडिफ्लेक्टेड, ओके, दे आर पास्ड इन गोल्ड फॉइल, मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है ये गोल्ड फॉइल में से पास हो गए थे। यस सर, उसके बाद ध्यान से देखिए, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, मतलब लेस देन 90 डिग्री। ओके, ध्यान से देखिए कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है कि यहां से ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। यस सर, और ये एटम है, तो कुछ तो यहां से सीधा पास हो गए, कुछ जो है ये मैक्सिमम सीधा पास हो गए। यस सर, कुछ जो है डिफ्लेक्ट हो रहे थे टकराने की वजह से। ओके, यहां पर एटम के किसी स्पेस पर जब ये टकरा रहे थे तो वहां से ये डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ओके, स्मॉल एंगल पर, कम एंगल पर, छोटे एंगल पर, बिलो देन 90 डिग्री के एंगल पर। यस सर, ओके, लेकिन वेरी फ्यू, मतलब एक अगर हम काउंट करेंगे 20,000 में तो एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 के एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहा था, मतलब रिटर्न बैक आ रहा था। ओके, सेकंड पॉइंट आपको समझ में आया? सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। ओके, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट हो रहे थे स्मॉल एंगल पर। ओके, नेक्स्ट, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, मतलब ध्यान से देखिए 1 in 20,000। ओके, 1 in 20,000, very few alpha particle deflected 1 in 20,000 are deflected by 180 एंगल, है ना। और 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो रिटर्न बैक आ रहा था 120 के एंगल पर। यस सर, ओके, तो यहां से इनका और डाउट ये बढ़ा कि एटम अगर, सुनिए, एटम अगर स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज रहता तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन तो पास नहीं होना चाहिए था, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन पास होना चाहिए था, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है ये डिफ्लेक्ट होना चाहिए था। लेकिन ध्यान से देखिएगा कि यहां पर
थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो था, वाटरमेलन मॉडल जो था, वो फेलियर कर गया। क्यों फेलियर कर गया यहाँ पर? क्योंकि देखिए उसने ये बताया था कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, अगर एटम पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर रहता तो इतने सारे अल्फा पार्टिकल यहाँ से पास हो नहीं सकते थे। यस सर। ओके, तो ये बराबर है बेटा। देखिए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ये जिंक है ना, ZnS जिंक सल्फेट, और ये चलिए ये अल्फा पार्टिकल्स। ओके, ये स्मॉल एंगल पर और ये 180 के एंगल पर। यस सर। ये बिलो दैन 90 के एंगल पर। यस सर। और ये मैक्सिमम पास हो रहे हैं यहाँ से। ओके, चलिए तो यहां से इसके माइंड में एक नया आइडिया आया, क्या? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। क्या बताइए? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ध्यान से लिखिएगा, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का जो कंसेप्ट आया, ओके, वो किसने दिया? रुदरफोर्ड ने। ध्यान से देखिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। पहले बताइए आपको ये शायद समझ में आ गया होगा, ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वाले। ओके, जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल ये पास हो गए थे, यस सर, सीधा एटम में से चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे स्मॉल एंगल पर, ओके, बिलो दैन 90 डिग्री के एंगल पर, और वेरी वेरी फ्यू, मतलब एक अल्फा पार्टिकल ये रिटर्न बैक आ रहा था 180 के एंगल पर। यस सर। ओके, इसके बाद देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो देखिए ये पूरा समझने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि एटम अगर ये पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता, एटम अगर ये पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता तो इसमें से अल्फा पार्टिकल पास नहीं हो सकते थे। तो पहला देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का कंसेप्ट किसने दिया? रुदरफोर्ड ने दिया। पहला पॉइंट ध्यान से देखिए, मोस्ट ऑफ द एटम, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी और होलो। ध्यान से देखिए, एटम का जो मैक्सिमम पोर्शन और पार्ट है वो खाली है और होलो है। यस सर। ओके, ध्यान से देखिएगा, एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक छोटी सी जगह पर है। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम कंस्टिट्यूटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। ध्यान से देखिए, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम constituted in a very small space। ये चीज बताता हूं आपको, ध्यान से देखिए, मतलब एटम का जो है मैक्सिमम पोर्शन वो एम्प्टी था। यस सर। अच्छा, इसने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों बताया? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है ये 1837 टाइम्स, ओके, हेवियर देन देता है इलेक्ट्रॉन से। बहुत हेवी पार्टिकल होता है एटम का। यस सर, ध्यान से देखिएगा। तो ये एटम और ये है न्यूक्लियस। तो ये मैक्सिमम पोर्शन क्या बताया इसने? होलो स्फीयर। और कुछ पार्टिकल जब यहाँ पर टकरा रहे होंगे, ओके, तो तभी इसका एंगल जो है अलग अलग हुआ। और एग्जैक्ट अगर यहाँ पर प्रोटॉन पर ही जाकर के टकराएंगे तो उस समय, ओके, एंगल कितना होगा इसका? 180 का। ठीक है। और मैक्सिमम यहाँ से अगर ये पार्टिकल जाते हैं, सुनिए आप, ये एटम है। यस सर। यहाँ से अगर ये अल्फा पार्टिकल जाते हैं तो कोई असर नहीं, यहाँ से कोई असर नहीं, यहाँ से कोई असर नहीं, यहाँ से कोई असर नहीं, ओके, और यहाँ से भी कोई असर नहीं। लेकिन जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पर जाके टकराए तो ये अलग अलग एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, डेविएट हुए, और एग्जैक्ट इस पोजीशन पर जाकर टकराएगा तो ये रिटर्न बैक आएगा। यस सर, ठीक है ना। बस यही इसका एक्सपेरिमेंट था। तो द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, ओके, कंस्टिट्यूटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, यानी एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है, ओके, वो एक छोटी सी जगह के अंदर रखा हुआ है, प्रेजेंट है। यस सर, ठीक है ना। जिसका नाम उसने क्या बताया था सर? उसका नाम बताया था उसने न्यूक्लियस। ओके, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्या न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। ध्यान से देखिए, द साइज ऑफ न्यूक्लियस, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज very very small as compared to atom। ओके, एटम के कंपेयर में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। जैसा एटम के अगर हम साइज की बात करेंगे, एटम के साइज की अगर हम बात करेंगे, ये होता है बेटा 10⁻⁻10 मीटर, और
न्यूक्लियस के अगर मैं साइज की बात करूंगा तो ये होता है 10⁻15 मीटर। कितना होगा? 10⁻15 मीटर। बहुत बड़ा डिफरेंस, यानी यहां पर फर्क आ रहा है 10⁵ का, तो 1 लाख 10,000 और ये 1 लाख। ओके, बराबर है। तो ध्यान से देखिए, एटम जो है न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे, एटम न्यूक्लियस से 1 लाख टाइम्स बड़ा होता है, 1 लाख गुना ज्यादा बड़ा होता है। ओके, और अपनी एनसीईआरटी में जो चीज इससे समझाने की कोशिश की मैं बताता हूँ। क्या मान लीजिए एक हमने लेदर बॉल का इस्तेमाल किया, उसको ग्राउंड के बीच में लाके रख दिए पीच के। ओके, और वहां से अगर हम रेडियस निकालेंगे 5 किलोमीटर का और उसका पूरा सरकमफेरेंस जोड़ेंगे, ओके, तो ये रहेगा एटम और बीच में जो बॉल पड़ा हुआ है वो रहेगा न्यूक्लियस। ओके, मतलब बॉल के पास से अगर हम रेडियस निकालेंगे 5 किलोमीटर का और बाद में उसका सरकमफेरेंस ऐसा जोड़ेंगे, ओके, तो वो क्या रहेगा बेटा? वो रहेगा एटम। यस सर। और एक छोटा सा जो गेंद है, बॉल है, वो क्या रहेगा? न्यूक्लियस। इतने अच्छा उसने समझाने की कोशिश किया। ओके, तो चलिए यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा क्या एटम और न्यूक्लियस के साइज का डिफरेंस कितना होता है। यस सर। दूसरी बात इसने ये भी एक अच्छी बात बताया था कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। ध्यान से देखिए आप, 1909 की बात है। यस सर। तो ध्यान से देखिए, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है एटम में। ओके, ये बताने की कोशिश किसने किया था? रुदरफोर्ड ने। यस सर। देखिए जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन अगर है, ठीक है, तो यहाँ पर इसी के कारण ये एटम न्यूट्रल होगा। बराबर है, इसी के कारण एटम ये न्यूट्रल होगा। यस। और प्रोटॉन जो है ये 1837 टाइम्स हेवियर होता है देन इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से देखिए प्रोटॉन हेवियर होता है 1837 टाइम्स देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स हेवियर होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो सिंपल सी बात है। अब देखिए क्या यहाँ पर ये न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन। अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जबकि मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में बता दिया हूँ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, जेम्स चैडविक ने कैसा किया था? क्या अल्फा पार्टिकल से किया था। अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग किया था उसने लाइटर एलिमेंट पर, बेरिलियम और बोरॉन पर। यस सर। उसका कन्वर्जन किस में होगा? बेरिलियम का कन्वर्जन हुआ सर कार्बन में। यस सर। और बोरॉन का हुआ नाइट्रोजन में और एक न्यूट्रॉन बाकी था, दैट इज न्यूट्रॉन। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, जितने प्रोटॉन की संख्या है उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। यस सर, ठीक है ना। तो ये मेन पॉइंट्स थे किसके? रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। ओके, चलिए यहां तक के तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है। यस सर। हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने सर्कुलर क्लोज्ड ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते रहते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, वो समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए ये समझ गए ना? चलिए हाँ, ध्यान से देखिएगा, ये है बेटा एटम। यस सर। और यहां पर है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट है इसमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अराउंड में क्या है? इलेक्ट्रॉन। जबकि न्यूट्रॉन की तो जब डिस्कवरी नहीं हुई थी, चलिए बता देता हूँ इस नॉलेज के लिए। हाँ, यहाँ पर ये है इलेक्ट्रॉन। ओके, ध्यान से देखिएगा, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट। ध्यान से देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in
क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड में अपने क्लोज्ड ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ओके, अब सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर न्यूक्लियस के अराउंड में अपने ऑर्बिट में घूमते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करता है कौन सा, सर्कुलर मोशन का। ओके, ध्यान से देखिए, और इसके बीच में जो होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स होगा ये होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस सर, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, और इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स ने बांध के रखा है, ओके, न्यूक्लियस ने बांध के रखा है इलेक्ट्रॉन को, यस सर, ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा होगा बताइए आप, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को जो बांध के रखा है फोर्स ने, जैसे अगर हम पत्थर लेंगे, यस सर, और पत्थर को धागे से बांध करके ऐसा घुमाएंगे, यस सर, तो यहाँ पर देखिए उस पत्थर को बांध के रखा है ये हमारे हाथ ने, कैसे, सेंट्रीपिटल फोर्स से। किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो ध्यान से देखिए, मतलब यहाँ पर एक और फोर्स काम कर रहा, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। यस सर, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं Fc लिख देता हूँ। यस सर, इसका मीनिंग क्या हो रहा, ध्यान से देखिए कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहता है। ओके, ये क्या रहेगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये क्या रहेगा, सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर दोनों फोर्स काम कर रही है। कौन कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम कर रही है यहाँ पर, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम कर रही है। ओके, चलिए, तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड में अपने क्लोज्ड ऑर्बिट में ये घूमते रहते हैं, बराबर है। चलिए ध्यान से देखिए, चलिए यहाँ तक के समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए कि रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्यों फॉल हो गया, क्यों फेल हो गया, क्या उसका रीजन था। ओके, ध्यान से देखिए, फेलियर ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, देखिए मैक्सवेल का ये कहना था, इसका ये कहना था कि एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट्स रेडिएशन। अब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते रहता है। ओके, जब कौन सा भी चार्ज पार्टिकल अगर घूमते रहेगा तो वो इमिट्स रेडिएशन करेगा, रेडिएशन रिलीज करेगा, मतलब एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। रेडिएशन भी क्या है, एनर्जी है, एंड लूज एनर्जी। ओके, मतलब ध्यान से देखिएगा कि न्यूक्लियस के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, ओके, वो तो एनर्जी रिलीज करेगा। यस सर, जब एनर्जी रिलीज करेगा तो ध्यान से देखिए कि धीरे धीरे जब उसकी एनर्जी रिलीज होगी तो सिंपल सी बात है वो किससे आकर के अप्रोच होगा, न्यूक्लियस से। चलिए समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिए आप, इसका मॉडल क्यों फेल हो गया, क्यों फॉल हो गया, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये है बेटा न्यूक्लियस, यस सर, ओके, ये क्या है, न्यूक्लियस। अभी तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी जबकि कहानी है। अब सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व होगा न्यूक्लियस के अराउंड में अपने सर्कुलर ऑर्बिट में, लेकिन इसने फिक्स्ड नहीं बताया था, याद रखिएगा, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट नहीं, वो बहुत एटॉमिक मॉडल ने बताया। इलेक्ट्रॉन्स जो है देखिए अब ये न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहा, यस सर, ठीक है, एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ओके, इमिट्स रेडिएशन। सिंपल सी बात है, जब ये न्यूक्लियस के अराउंड में घूमेगा तो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करेगा, और जैसे जैसे इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये किससे आकर के अप्रोच हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, ये न्यूक्लियस से आकर के अप्रोच हो जाएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये दोनों का रिपल्शन होगा, ये नष्ट हो गए और ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, समझ में आ रहा है आपको, एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता। जैसा हर जगह पर एटम पेटेड है, यहाँ पर भी ये भी खत्म हो जाना चाहिए था, हर चीज नष्ट और खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ध्यान से देखिएगा, इसके दो ड्रॉबैक्स है, जिसके फेलियर क्यों गया। देखिए पहला पॉइंट ये है, क्या रुदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ही कैन नॉट एक्सप्लेन,
ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि एटम क्यों स्टेबल होता है, बराबर है। क्योंकि ध्यान से देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड में घूमेगा और अकॉर्डिंग टू हिम इलेक्ट्रॉन्स अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो जब तक कि इसके पास में एनर्जी है तब तक कि ये न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते रहेगा। जब इसकी एनर्जी नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो ये किससे आकर के अप्रोच हो जाएगा, न्यूक्लियस से, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है और इसके पास में पॉजिटिव चार्ज, और ये खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओके, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। क्या रुदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रुदरफोर्ड ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि एटम क्यों स्टेबल होते हैं, क्या उसके रीजन है, क्या उसकी वजूहत है। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है क्या ही कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम। ही कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए व्हाइट कलर की जो लाइट है उसके पास 7 कलर होते हैं, विबज्योर, यस सर, VIBGYOR। ओके, जब हम व्हाइट लाइट को किसी पार्टिकल में से, गैसियस आयन में से, गैसियस मॉलिक्यूल में से पास करेंगे, कौन से लाइट, व्हाइट लाइट, यस सर, तो इसका रिजल्ट तो ये होना चाहिए था, जब यहाँ से हम व्हाइट लाइट पास कर रहे तो ये हमें 7 कलर दिखाना चाहिए था। कितने कलर दिखाई देना चाहिए था, 7 कलर्स, यस सर, जब हम व्हाइट लाइट को पास करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ कलर दिखाई दे रहे थे, कुछ कलर दिखाई नहीं दे रहे थे। मान लीजिए कि यहाँ पर VBGR कलर दिखाई दिया, यस सर। ओके, तो कौन से वाला गायब है, इसमें गायब है सर इंडिगो, यस सर, इसमें गायब है ऑरेंज और इसमें गायब है रेड, यस। तो ध्यान से देखिए, इसने 2 चीजें एक्सप्लेन नहीं किया, एक लाइन स्पेक्ट्रम, ओके, और एक स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जबकि अभी हमारा लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ये पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ये फेल हो गया था। ठीक है ना, 2 चीजें बस, एक क्या है, क्या इसने एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं किया कि एटम क्यों स्टेबल होता है, और दूसरा पॉइंट है कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। इसने लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया। ओके, चलिए, तो यहां तक के आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद हम पढ़ने की कोशिश करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने बहुत सारी चीजें बताया, मतलब इसके बाद का लेक्चर हम जो बनाएंगे वो बड़ा लेक्चर रहेगा, थोड़ा 1-1.5 घंटे का लेक्चर रहेगा, कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, ठीक है, बाय।